नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी सरकार कल लॉन्च करेगी उम्मीद वक्फ पोर्टल शुरू होने से पहले बवाल शुरू। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध, कहा पोर्टल गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। बेंगलुरु भगदड़ केस को कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, कहा दोषियों पर जवाबदेही तय हो। अगली सुनवाई 10 जून को। अयोध्या में रामलला के बाद राम दरबार में विराजे राजा राम। सीएम योगी के जन्मदिन पर हुई ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा। वैदिक मंत्रों से गूंज उठी पूरी अयोध्या नगरी। भारत से बातचीत के लिए तरस रहा पाकिस्तान। ट्रंप से गिड़गिड़ा कर बोले शहबाज शरीफ मदद करो, तो वहीं जोश में आकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कर दी बड़ी गलती। ट्रंप ने फिर उठाया बड़ा कदम। 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री। 7 देशों पर सख्त पाबंदियां भी लगाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वक्फ पर मोदी सरकार के बड़े फैसले की। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार 6 जून को यानी कि कल उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा। पर पोर्टल के लॉन्च होने से पहले इस पोर्टल का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पोर्टल की स्थापना को गैर कानूनी और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। AIMPLB का कहना है कि ये पोर्टल उस विवादास्पद कानून पर आधारित है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय और वक्फ बोर्डों से अपील की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक इस पोर्टल पर संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ना करें। साथ ही पोर्टल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की भी बात कही गई है। सर, कल पोर्टल लॉन्च होना है और आज ही विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध का कोई आधार नहीं है। आप होते कौन हो कि सरकार ने कोई फैसला लिया, गैर कानूनी आप घोषित कर दे रहे हो? हु आर यू? क्या आपको अधिकार है किसी भी सरकार के फैसले को गैर कानूनी घोषित कर देना? गैर कानूनी आपको करना है, कोर्ट जाइए आप। कोर्ट तो आप गए नहीं। सिर्फ प्रेस में और मुस्लिम समाज के अंदर भ्रांतियां फैलाना, अफवाह फैलाने का काम, और यही धंधा रह गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। दूसरी चीज, आप कह रहे हो भाई ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि इस तरह का पोर्टल नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट तो बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि प्रॉपर्टी कोई भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल जरूरी है। जब रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो रजिस्ट्रेशन का तरीका सरकार ही तय करेगी। दरअसल दिक्कत क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस तरह के तमाम ये जो वक्फ गैंग है, ये सब मुसलमानों के भलाई में काम आने वाले ये वक्फ संपत्ति के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इनके हाथ से शक्ति जा रही है, पैसा जा रहा है, इनका इख्तियार खत्म होने जा रहा है। इस वजह से ये इतने बिलबिलाए हुए हैं कि इनको कोई भी फैसला इनको समझ में नहीं आ रहा। कल लॉन्च होगा भी और आप देखिएगा कि कल से लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू भी कर देंगे। जी, अब बात बेंगलुरु भगदड़ केस की। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में भगदड़ से 11 फैंस की जान चली गई। इस पूरे मामले में आरसीबी, बीसीसीआई और कर्नाटक सरकार ने पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन अब इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। इस दर्दनाक घटना पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और नगर निगम से जवाब मांगा है कि भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा उपाय और आयोजन अनुमति से जुड़े दिशा निर्देशों का कितना पालन किया गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस तरह की सार्वजनिक सभाओं के लिए क्या कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था या नहीं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 जून तक तय कर दी है। सर, कौन है जिम्मेदार, किसकी जवाबदेही है? देखिए, ये कार्यक्रम होना है ये तो पूरी दुनिया को मालूम था, पहले ही घोषणा कर दी गई, तो उसका एक अपना प्रोटोकॉल है। स्टेडियम के अंदर होना है, कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, परमिशन दिया जाएगा।
क्या सरकार को मालूम था? जब डिप्टी सीएम वहां पहुंच रहे हैं, बाकी मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब सरकार को मालूम था। अनुमति दी गई, बिल्कुल अनुमति के बगैर वहां पे कुछ होता नहीं। नंबर 3, पुलिस की व्यवस्था कहां थी? क्या पुलिस ने व्यवस्था करने में कोई चूक की? क्योंकि यह भीड़ नियंत्रण का काम तो पुलिस और प्रशासन का है। इसमें आरसीबी या किसी क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई, ये भीड़ नियंत्रण का काम तो उनका नहीं है। अब जो जानकारी आ रही है कि पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे, पुलिस 2-3 दिन का वक्त मांग रही थी। वो कह रहे थे कि संडे को आप करें, ताकि वो तब तक सारी व्यवस्थाएं वो कर ले। सरकार से ऐसा कौन सा अधिकारी था, कौन मंत्री था, चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, वो कौन थे जिन्होंने कहा नहीं अभी ही करना है? तो ये मिसमैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के आयोजन के लिए परमिशन कैसे ली जाती है, परमिशन कौन देता है, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं होता है, हर जगह इस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। और जिन जिन लोगों ने इसकी अवमानना की, जो लोग दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, अब बात राम दरबार के साथ सीएम योगी के स्वर्णिम योग की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है और आज ही के दिन अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अद्भुत संयोग भी रहा। आज राम दरबार की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राजा राम के रूप में राम मंदिर के प्रथम तल पर अपने राज दरबार में विराजमान हुए हैं। श्री राम अब अकेले नहीं हैं, उनके साथ मां सीता, भ्राता लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ भी विराजमान है। पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ सीएम योगी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर में तराशी गई हैं। जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने 7 महीने में ये मूर्तियां तैयार की है। राम दरबार के लिए आभूषणों का दान सूरत के हीरा कारोबारी मुकेश पटेल की तरफ से किया गया है। सरकार के सहयोग से ये भेंट आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया। अब श्रद्धालुओं को दर्शन का एक और पवित्र अद्भुत सहयोग भी मिलेगा। पहले रामलला, उसके बाद आज राजा राम भी विराजमान हो गए हैं और अद्भुत सहयोग भी। बिल्कुल अद्भुत सहयोग है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और जिस भव्यता से आज वहाँ पे ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया, वो भी काफ़ी भीड़ भी थी और माहौल भी बड़ा उत्साह से भरा हुआ था। अब सबसे बड़ी चीज़ कि जो मुख्य मूर्ति है वो रामलला का है, प्रभु श्री राम के बाल्यावस्था का। आज जो प्राण प्रतिष्ठा और जो मूर्तियां लगाई गई है वो राजा राम का है। वो तस्वीरें जो आप अक्सर देखते हैं कि प्रभु श्री राम वापस लौटे हैं, तो जो तस्वीर आती है कि राजा, जब वो अयोध्या के राजा बनते हैं, वो तस्वीर जो है आज उसकी जो है आज मूर्तियों की जो है आज प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभी और भी वक्त लगेगा। जो जानकारी मिल रही है कि 2-3 साल अभी और लगेंगे, जब ये पूरा का पूरा परिसर, वो जो ओरिजिनल प्लान है जो मंदिर का, वो पूरा होगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से अयोध्या में बदलाव आया है, जिस तरीके से लगातार वहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं, तो ये मंदिर एक स्वर्णिम अध्याय तो होगा ही और फुल क्रेडिट इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को जाएगा। जी, अब बात दुश्मन देश पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गिड़गिड़ाकर भारत के साथ बातचीत कराने का आग्रह किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वो बुरे फंस गए हैं। एक इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता खत्म हो गया है, बल्कि ये समझौता अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया यह बयान भारत के लिए अच्छी खबर है। जोश में आकर रक्षा मंत्री ने जो कह दिया है उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान भी होगा। ट्रंप के सामने अब गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ क्या कह बैठे हैं? देखिए, पाकिस्तान एक रोग नेशन है, झूठ का पुलिंदा है। इट्स नॉट अ नेशन एट ऑल। वहाँ आर्मी है और आर्मी के पास एक टेरिटरी है जिसके ऊपर ये लोग हुकूमत करते हैं, बट दैट्स इट। ये क्या है
ये बड़बोलापन है। मूर्खों को अगर आप, उसको कहते हैं ना कि एक कहावत है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दोगे तो तुमको ही काट डालेगा। यही काम ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। इतने एम्बेरसमेंट पाकिस्तान को इन लोगों ने करवाया इंटरनेशनल मीडिया में जाकर, यही ख्वाजा आसिफ कि भाई राफेल गिरा दिया, तो कहाँ है, बोला सोशल मीडिया में सबूत है। अब ये कह रहे हैं बिना समझे हुए, बिना जाने हुए। दरअसल ये बयान दिया गया उस परिप्रेक्ष्य में कि भाई हिंदुस्तान ने ये इंडस वाटर ट्रीटी को नलीफाई कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम शिमला समझौता भी जो है वो डेड डॉक्यूमेंट हुआ, हम भी नहीं मानेंगे। भाई शिमला समझौता अगर आप नहीं मानोगे तो हिंदुस्तान के लिए आप पीओके का रास्ता खाली कर रहे हो। ये अकल, इतनी भी अकल वहां के रक्षा मंत्री को नहीं है कि आपने क्या कह दिया। किस लिए कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि शिमला समझौता का एक एस्पेक्ट ये भी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ये जो पूरा मसला होगा वो हमेशा द्विपक्षीय होगा, कोई तीसरा पक्ष इसमें इंटरवीन नहीं करेगा। अब शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, ये कह रहे हैं कि प्लीज ट्रंप साहब बात करवा दो, कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग जो है, आपने सीज फायर रुकवा दिया, आपने हिंदुस्तान को हमला करने से रुकवा दिया, हमें आपने बचा दिया, अब इतना काम कर लो। भाई कैसे होगा? हिंदुस्तान कह रहे हैं कि भाई कोई थर्ड पार्टी का कोई इसमें कोई काम ही नहीं है। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कह दी कि शिमला समझौता को खत्म करो, थर्ड पार्टी को घुसाओ, लेकिन ये बाकी के जो पहलू हैं शिमला समझौता का, वो ये ख्वाजा आसिफ समझ नहीं पाया और इसलिए इस तरह के कुतर्क को दे रहा है। वैसे जो भी है, हिंदुस्तान कूल एंड काम में ऑपरेशन जारी है और वहाँ बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन जारी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी ऑपरेशन जारी है, सिंध में भी ऑपरेशन जारी है, एफएटीएफ में भी ऑपरेशन जारी है, हर जगह हिंदुस्तान का ऑपरेशन जारी है। अब दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान कितने दिनों तक सरवाइव करता है ये हिंदुस्तान तय करेगा। अगर हमने बातचीत या कोई नेगोशिएशन हमने नहीं किया, 6 महीने के अंदर ये मुल्क खंड खंड विखंड हो जाएगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही 7 अन्य देशों पर भी सख्त यात्रा प्रतिबंध लागू किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के तहत अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। इन देशों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा माना गया है। ये बैन सोमवार यानी कि 9 जून से सुबह 12 बजे से लागू होगी। ट्रंप के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब फरवरी में ही 29 देशों का लिस्ट निकला था, इस लिस्ट से बाल बाल बचा है पाकिस्तान, बाल बाल बचा है। अभी ये 19 देशों को बाकायदा ऑन टारगेट रखा गया है। क्यों रखा गया ये भी समझ लीजिए। 12 देशों में तो कंप्लीट बैन हो गया। बैन किस लिए हुआ है? म्यांमार और 1-2 देशों को अगर आप छोड़ दें तो हर जगह इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद से ग्रसित मुल्क है, इसलिए उसे नेशनल थ्रेट मानते हुए कि चूंकि वहां पे तो पहले तो 12 का ही लिस्ट आया था, लेकिन फिर वहां हमास वाला एक समर्थक ने बवाल काट दिया है, कोलोराडो में शायद, तो वहां पे बवाल मचा तो फिर और लिस्ट लंबी हो गई। आप ये बात समझ लीजिए, टोटल 29 देश है कि जहां से अमेरिका को लगता है कि यहां से लोग नहीं जानवर आते हैं। जानवर मतलब ये टेररिस्ट लोग आते हैं, इसलिए ये सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। 29 देशों को मौका दिया गया था कि आप बड़ा ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने नागरिकों के बारे में जानकारी शेयर करें अमेरिका के साथ। ऐसा ना करने पर हम इस तरह का बैन लगाएंगे। तो जिन जिन देशों के साथ ये हुआ है उससे अमेरिका की सरकार को प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी है, बाल बाल बचा है। और ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका के अंदर
कोई नया आतंकी घटना होता है, जो कभी भी होगा, क्योंकि ये तो जिहादी लोग मानने वाले हैं नहीं, ये लातों के भूत हैं, बात से नहीं मानेंगे, ये कुछ ना कुछ वहां जरूर होगा। और अगर उसका लिंक पाकिस्तान से मिलेगा, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के ऊपर भी बैन इस तरह का लग जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।